हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी। आज दैनिक करंट अफेयर्स हम बात करने वाले हैं 10 जुलाई के बारे में दोस्तों। सबसे पहले हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग को समझेंगे और हमारे नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर भी कैसे हम जैव विविधता को बचा सकते हैं। इसको लेकर अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है, उसकी जानकारी लेंगे, है ना। हमारी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कई बार माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ डिजीज हो सकती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस। फिर शास्त्रीय भाषाएं क्या हैं, और अभी हाल में भारत सरकार शास्त्रीय भाषाओं को लेकर के कुछ मानदंड बदलने वाली हैं, तो उन मानदंडों के बारे में भी हम जानकारी लेने की चेष्टा करते हैं। क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम हैंडल पे मिलेगी, टेलीग्राम डाउनलोड करें और ये नाम सर्च करिएगा आप, है ना, जगदीश जांगिड़ सर पीडब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है दोस्तों, अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह जो हुए हैं आपके पास में, उन ई वाहनों में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा आपको, रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखने को मिलेगी। अच्छा, हमारी जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं उसमें कैसे ब्रेक लगता है, उसमें ब्रेक वगैरह जो लगता है आपके पास में, आपको पता होगा कि स्पीड को कम करने के लिए कहीं न कहीं जो मैकेनिकल प्रोसेस यूज किया जाता है, उसमें जो गतिज ऊर्जा होती है, उससे क्या बना दिया जाता है आपके पास में, उष्मा में परिवर्तित कर दिया जाता है, हीट में परिवर्तित कर दिया जाता है, फ्रिक्शन के कारण, हीट के कारण, है ना, वो सारी चीजें रुकती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक व्हीकल चल रहा है उसकी स्पीड है, उसको ब्रेक देने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए आप उसे उष्मा में परिवर्तित नहीं कर रहे या हीट में चेंज नहीं कर रहे, तो किस में चेंज करेंगे सर। यहाँ पे मोटर वाहन को, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसे धीमा करने के लिए आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज कर रहे हैं। सर रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होगा कि जो आपकी गतिज ऊर्जा है, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, जिससे व्हीकल चलेमान है, उसको अगर आपको कम करना है तो उष्मा में परिवर्तित करने की बजाय इसको आप बैटरी में ही संग्रहित कर सकते हैं। तो सोचिए, बैटरी से ही उसको स्पीड मिल रही है और ब्रेक लगाने पे भी वापस बैटरी चार्ज हो रही है। इसको कहा जाता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है वाहन में, जो कि ब्रेकिंग प्रक्रिया के दौरान जनरेटर के रूप में कार्य करती हैं। और ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनोवेटिव तरीका है। इसके माध्यम से ब्रेक लगाने पे भी अब आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होने वाला है, राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, इसमें गतिज ऊर्जा का रूपांतरण होगा, जनरेटर के रूप में एक मोटर का यूज होगा और एनर्जी को कहीं कहीं स्टोर करके रखा जाएगा और उसका एक रीयूज किया जा सकता है। मतलब इसकी दक्षता जो है उसमें और सुधार किया जा सकता है अगर हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम की जगह रीजनरेटिव ब्रेकिंग को यूज किया जाए। तो दोस्तों, अगली न्यूज है आपके पास में बीबीएनजे के बारे में, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता। अभी भारत सरकार की कैबिनेट ने क्या किया है, बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एक एग्रीमेंट है वह साइन किया। बहुत ही लैंडमार्क ये डिसीजन है दोस्तों। किस तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो हमारे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार आप सभी को पता होगा, ईईजेड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, सब पढ़ा है आपने कि भाई हमारी कंट्री में जितना हमारा बॉर्डर है वहां तक तो हम कंट्रोल कर पा रहे, क्षेत्राधिकार में तो हम जैव विविधता का संरक्षण कर पा रहे, पर उससे बियॉन्ड क्या, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्र है, इंटरनेशनल सी है, जो हाई सीज है, वहां पे क्या होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कंजर्वेशन को लेकर के ये। तो मोदी जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उन्होंने इस समझौते, नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड भी जो बायोडायवर्सिटी है उसके समझौते पर हस्ताक्षर किया है, बीबीएनजे पर। हमारा जुरिस्डिक्शन कहां तक है दोस्तों, आपका जुरिस्डिक्शन जो है वह आपको देखने को मिलेगा इंटरनल वाटर, नेशनल एयरपेस आपको देखने को मिलेगा टेरिटोरियल सी तक। उसके आगे मात्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। आप अपने नियमों को, कानूनों को यहाँ पे प्रवर्तित नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे एनफोर्स नहीं कर पाएंगे। तो कौन कर पाएगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज, जो समुद्र के ऊपर कानून के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता, एक कन्वेंशन ऑलरेडी है, यूएन क्लॉज उसको कहा जाता है। उस यूएन क्लॉज या फिर संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून सम्मेलन के तहत एक समझौता यह किया गया है। तो यूएन क्लॉज के अंतर्गत ही यह किया गया है। बीबीएनजे किसके अंतर्गत आ रहा है, यूएन क्लॉज के अंतर्गत ही एक समझौता आ रहा है। सो आपके हाई सीज में, जहां पे भारत का क्षेत्राधिकार या किसी और देश का क्षेत्राधिकार नहीं है, उन हाई सीज में कैसे आप संरक्षण करने वाले हैं, है ना। जैसे नेविगेशन को लेकर के पनडुब्बी केबल है, ओवरफ्लोट पाइपलाइन बिछाने आदि के सभी के लिए बेसिकली जो है यह महासागर खुला होता है ना। ये हाई सीज को तो सभी लोग यूज कर सकते हैं। अब इस हाई सीज या उच्च समुद्र में ही
किस तरीके से आप कार्य कर सकेंगे, किस तरीके से बायोडायवर्सिटी जैव विविधता का संरक्षण कर सकेंगे। याद रखना ये समझौता आपके पास में अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है ना? तो ये समुद्री जैव विविधता को बचाने के लिए एक अंतर सरकारी सम्मेलन तो है ही है, बट इस बीबीएनजे को अभी कानून बनेगा जब 60 देश से ज्यादा इस पे हस्ताक्षर कर देंगे और अनुसमर्थन करेंगे। अभी याद रखना है आपके पास में कि ये भी एक यूनाइटेड नेशन का ही कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी जो यूएन क्लॉज है, उसी के अंदर ही एक एग्रीमेंट आ रहा है, ठीक है ना। भारत सरकार में से कौन सा मंत्रालय लागू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस समझौते को लागू करने वाला है। इसके बियॉन्ड दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीबीएनजे के अंतर्गत क्या क्या क्षेत्रों में सहमति बनी है। सबसे पहले तो जेनेटिक रिसोर्सेस को बचाना है, चाहे वो कॉरल्स हो, चाहे वह मछलियां हो, चाहे उसमें पाए जाने वाले और भी कई प्रकार के जीव हो। सो यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र जो है ना, जैसे एरिया बेस्ड उसको मैनेज करने की बात की जाएगी, प्रबंधन उपकरण वगैरह उसका कुछ न कुछ होगा। और इसके एनवायरमेंटल प्रभाव, मतलब जो ईआईए पढ़ते हैं अपन यूपीएससी के सिलेबस में है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, सेम वे में यहाँ भी पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाएगा कि सपोज किसी एरिया में गतिविधि ज्यादा है, किसी एरिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कोई अन्वेषण या माइनिंग हो रही है समुद्र के अंदर, तो उसका ईआईए क्या है, पर्यावरण के ऊपर प्रभाव क्या है, उसका आकलन किया जाएगा। क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्ताक्षरण भी इसके अंतर्गत देखने को मिलने वाला है। यूएन क्लॉज तो आप सभी को पता ही है, 1982 में अपनाया गया और 1994 में लागू किया गया था कि महासागर और समुद्रों में क्या कानून होगा। तो एक व्यवस्था को व्यापक रूप से व्यवस्थित करने के लिए यह कानून बनाया गया था, ताकि वहां के महासागरों के संसाधनों का नियंत्रित और बहुत ही सस्टेनेबल वे में यूज किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। आपकी जो कोशिकाएं होती है दोस्तों, हम ह्यूमंस के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं, बिल्कुल सर। इन कोशिकाओं में कुछ आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, और ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे कोशिकाओं के अंदर जो एनर्जी, जो भी रेस्पिरेशन होता है, जो भी ग्लूकोज अंदर जाता है, एटीपी बनता है, उससे एनर्जी बनती है। अब आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके और मेरे अंदर, आपके भाई बहनों के अंदर जो कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया है वो किससे आए? मम्मी से आए या पापा से आए? मम्मी से आए। मींस माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमें कहां से मिलता है? मदर सेल से मिलता है दोस्तों। किससे मिलता है? मदर सेल से। तो क्या हो कि मदर सेल का वो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें पाया जाने वाला डीएनए कहीं डैमेज हो जाए, उत्परिवर्तित या म्यूटेट हो जाए, या किसी और अन्य रोग के कारण वह प्रभावित हो जाए, क्या वह अपना कार्य व्यवस्थित तरीके से कर पाएगा? जी नहीं सर। तो ऐसी परिस्थिति में कई माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस शरीर में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया को कार्य करने के तरीका अगर प्रभावित हो जाता है, तो इसके कारण कई बार आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए प्रभावित हो सकता है। और याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलता है? मदर से मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों? केवल मां से मिलता है। और काम क्या होता है? एनर्जी बनाना। और एनर्जी बना के वो किस में स्टोर करता है? एटीपी में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? मेरे साथ बोलो, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी। इन अणुओं में वो एनर्जी को संग्रहित रखता है। तो जो शुगर है, जो फैट है, उसे ऑक्सीजन के साथ में संयोजित करता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद में वह ऊर्जा बनाता है। ये रासायनिक ऊर्जा का अधिकांश जो जनरेशन हमारे कोशिका के इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब इसका जो ये अंदर डीएनए भी पाया जाता है, क्योंकि कुछ सेल ऑर्गेनली या कुछ कोशिकांग होते हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया उनमें से एक है। तो ये जो कोशिकांगों के अंदर पाया जाने वाला डीएनए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ये अगर डीएनए अगर प्रभावित हुआ तो इससे कई बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कौन सी कोशिकाओं का माइटोकॉन्ड्रिया प्रभावित हुआ है? मस्तिष्क का, नसों का, मांसपेशियां, गुर्दे, हृदय, यकृत, आंखें, कान, अग्राशय, कहाँ का प्रभावित हुआ है, उसी आधार पे वो माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिकाएं ऊर्जा नहीं बना पाएगी, और अतएव यहाँ पे ऑक्सीजन पड़ा रहेगा कोशिकाओं में, ईंधन के अणु यहाँ पे जमा होते जाएंगे, वो नुकसान पहुंचाएंगे, और वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल रोग देखने को मिलते हैं। ये याद रख सकते हैं। बहुत ही बेसिक है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के बारे में कुछ फैक्ट्स थे, एंड यू शुड नो दैट। अब कई बार क्या होता है आपके पास में, इनमें चेंजेस हो जाते हैं, जेनेटिक उत्परिवर्तन या फिर जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण भी आपको प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस देखने को मिलती है। यह है प्राथमिक माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियां, ठीक है ना। ये आमतौर पर 20 साल से पहले बच्चे के अंदर डिटेक्ट हो जाती है।
वो वयस्क होता है तब तक पता चल जाता है हाँ भाई इसमें ये डिफेक्ट है। अब दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। डिसफंक्शन मतलब वो अपना फंक्शन, अपना कार्य कहीं कहीं पूरा ना कर पाए। ये क्यों होगा सर आपके पास में कि जब शरीर में अन्य कोई बीमारी है, उस बीमारी या उस स्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सही काम नहीं कर पाए, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया, डिसफंक्शनल हो गया, और इसके कारण कई रोग हो सकते हैं बॉडी में। इसे सेकेंडरी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज या सेकेंडरी माइटोकॉन्ड्रियल रोग कहा जाता है। तो प्राइमरी क्या हुआ कि सर डीएनए में चेंज हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया। सेकेंडरी क्या हुआ सर, कोई अन्य बीमारी से माइटोकॉन्ड्रिया ठीक काम नहीं कर पा रहा है। अब क्या इसका कोई इलाज है? आप अपनी हर कोशिका के अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल के उसका इलाज कर पाओगे क्या? गुरुजी नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करोगे दोस्तों आप? जो अब क्या उस माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन से क्या इंपैक्ट हुआ है, आप उस इंपैक्ट को, उस प्रभाव को, उसके लक्षण को कम कर सकते हैं, दैट्स इट। तो बीमारी को धीमा कर सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो आज की तारीख में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज का कोई इलाज है एज ऑफ नाउ नहीं है। फ्यूचर में देयर इज पॉसिबिलिटी, और फ्यूचर तो है ही, अनंत संभावनाएं संभव है। तो यहाँ पे आप फिजियोथेरेपी, विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, अपने फूड और डाइट और दवाओं के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के जो लक्षण देखने को मिलते हैं, जो कमियां देखने को मिलती हैं, जो कमजोरियां देखने को मिलती है, उन लक्षणों का इलाज किया जा सकता है। जैसे कोविड का कोई इलाज नहीं था, ठीक है ना, मात्र कोविड में किसी को बुखार हुआ तो डोलो दे दिया, किसी को जुकाम हुआ तो सिट्राजिन दे दिया, है ना, कोई ज्यादा कमजोर हो गया तो उसको जो है अलग से कुछ दवाई वगैरह दे दी थी। तो इस प्रकार हमने लक्षणों का इलाज किया था। तो सेम वे यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ लक्षणों का उपचार किया जा सकता है, बीमारी को धीमा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, शास्त्रीय भाषा के बारे में जानकारी लेते हैं। केंद्र सरकार ने अभी मूड बनाया है कि कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल भाषा का स्टेटस दिया जाएगा। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अलग से मापदंड, अलग से क्राइटेरिया तय करने वाले हैं। क्या अभी ऑलरेडी कुछ क्राइटेरियाज हैं सर? बिल्कुल, भारत सरकार अभी भी कुछ क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं कि हर भाषा को शास्त्रीय भाषा नहीं माना जाएगा। कुछ मानदंड है, अगर वो भाषा उन मानदंडों को पूरा करती है तो उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। अब इस आर्टिकल में आपके पढ़ने लायक चीजें क्या है कि क्या मानदंड है, तो शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए भारत सरकार का क्या मानदंड है ना, इसको पढ़ लीजिए। सबसे पहले भाषा 1500-2000 वर्षों तक पुराने ग्रंथों में, इतिहासों में दर्ज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 200, 300, 400 साल पहले खुद की नई भाषा बना के ले आए हो। दूसरा, भाषा को बोलने की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान प्राचीन साहित्य का संग्रह होना चाहिए, मतलब इसका एक प्राचीन साहित्य मिलना चाहिए आपके पास में। अगर प्राचीन साहित्य नहीं है आपके पास में तो यह मात्र इतिहास में दर्ज होने के अलावा इसका लिटरेचर होना जरूरी है, साहित्य, इसके ग्रंथ होने जरूरी हैं, ठीक है। फिर इसकी मौलिकता पे बातचीत की जाएगी कि ये भाषा ऐसी हो जो किसी दूसरी भाषा से उधार लेके या उसमें बदलाव करके नहीं बनाई गई हो, मतलब अन्य भाषण समुदाय से यह कहीं बोरोड नहीं होनी चाहिए, खुद बहुत ही इसकी, जैसे इसकी व्याकरण अलग हो, है ना, पूरा का पूरा ग्रामर इसका अलग होना चाहिए, जैसे इसकी वर्णमाला है वो अलग होनी चाहिए, इसकी विशिष्टता भी होनी चाहिए ना दोस्तों। शास्त्रीय भाषा में जो है साहित्य आधुनिक रूप से शाखाओं में अलग होना चाहिए, यहां तक कि उनमें असंगति भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है शास्त्रीय भाषा की बात करती है कि 1500 साल पुराना, खुद का साहित्य, और कहीं से उधार नहीं लिया गया होना चाहिए, तब जाकर के हम इन्हें शास्त्रीय भाषा का अलंकरण करते हैं, स्टेटस देते हैं। अब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा बोल दिया तो उससे मिलेगा क्या? देखिए, एक तो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत जो है कहीं कहीं आपके पास में इनको अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होते हैं, उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा इनके, है ना, काफी फंडिंग मिलती है इनको। फिर एकेडमिक चेयर, जो शैक्षणिक कुर्सियां हैं विश्वविद्यालयों में, है ना, जो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उनके अनुरोध पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्लासिकल लैंग्वेजेस की विशिष्ट संख्या में जो क्या की जाती है, कुछ प्रोफेशनल, कुछ एकेडमिक चेयर्स एस्टैब्लिश की जाती है। तो जो शिक्षाविद हैं उस क्षेत्र के, वो वहां पे पदासीन होते हैं, वो लोगों को प्रतिष्ठित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, ठीक है। आज भारत में दक्षिण भारत की अधिकांश भाषाओं को देखा जाए तो वह शास्त्रीय भाषाएं, तमिलनाडु की तमिल, कर्नाटक की कन्नड़, है ना, आंध्रा की तेलुगु, आंध्रा और तेलंगाना में बोले जाने वाली, केरला में बोली जाने वाली मलयालम, लेटेस्ट ऐड की गई ओडिया जो उड़ीसा में बोली जाती है। इसके अलावा संस्कृत तो है ही, वो तो बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। तो ये सारी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं, 8th शेड्यूल के अंतर्गत हैं, और यहाँ पे दिशा निर्देश कौन देता है? संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देता है। याद रखेंगे, लेटेस्ट किसको ऐड किया गया था? लेटेस्ट ऐड किया गया था आपके वर्ष 2014 में ओडिया को, है ना। सबसे पहले था कौन था? सबसे पहला तमिल,
सबसे पहले कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज थी? 2004 में तमिल थी। अब कुछ प्रश्न है मेरे, उत्तर है आपके। हाइड्रोजन सेल आपको सुना होगा कि हाइड्रोजन द्वारा संचालित ईंधन सेल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं, अगर वहां पे हाइड्रोजन से ऊर्जा मिल रही है तो जो निकास पाइप है, जो एमिशन पाइप है, वहां से कौन सा केमिकल निकलेगा या कौन सा उत्सर्जन निकलेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन या जलवाष्प? कमेंट करके बताओ, ये यूपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस का, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन के विभिन्न तरीके क्या है? तो CO2 रिडक्शन की बात की जा रही है। क्या 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 बात की जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन के। पहली बात तो ये क्या है और इसके तरीके क्या है? चलो जल्दी से बताओ कमेंट करके। जे सर यूपीएससी पे इसको सबमिट करना शाम तक, इसको इवैल्यूएट करेंगे आपके लिए। थैंक यू, जय हिंद फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आई विल सी यू टुमारो अगेन एट दिस राइट टाइम। थैंक यू।